तो जो परिस्थिति 2024 में थी, क्या वो 2027 में भी रहेगी? गठबंधन मिला करके हम करीब 225 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे थे। मैं समझता हूं कि इसको और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस 24 के बाद से 27 आते आते भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और नीचे जाएगा। दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा, इस वक्त ग्राउंड में किस स्थिति में है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान सरकार है और उसका जो सपोर्ट बेस है, वो इस दूसरे टर्म में योगी जी के क्रियाकलापों से बहुत बुरे तरीके से दरक गया है। अगर 4 करोड़ उनके वोटर कम हो गए बकौल उनके, तो फिर मेरे ख्याल से इस बार तो वो 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे विधानसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ रही है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के दिल्ली के दफ्तर में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान। जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों के बारे में बात करने से पहले हम लोकसभा का ये जो सिलसिला है, हम लोकसभा चुनाव से शुरू करते हैं। सर, 2024 में आप लोगों ने 62 सीट्स पर आप लोग लड़े, समाजवादी पार्टी, और आप 37 सीट्स आप जीते और आज तक का आपका सबसे हाईएस्ट टैली 2024 इलेक्शन में रहा। जो परिस्थिति उस वक्त थी जिसकी वजह से, और अगर हम यही रिज़ल्ट 2024 का रिज़ल्ट विधानसभा की सीटों पर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो रफली आप लोग 178 सीट्स में आगे हैं। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है 178 असेंबली सीट्स में। तो जो परिस्थिति 2024 में थी, क्या वो 2027 में भी रहेगी? धन्यवाद आपका मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपका जो ये सवाल है कि 2024 की परिस्थिति और 2027 की परिस्थिति वो रिपीट होगा 2024 या नहीं होगा, तो इस संबंध में मेरा कहना ये है कि 2024 के बाद से हमने कोई ऐसी गलती या भूल नहीं की है जो लोग हमसे नाराज़ हो जाएं या हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र की या राज्य की, उन्होंने भी कोई ऐसा अच्छा काम करके नहीं दिखाया है उत्तर प्रदेश की जनता को कि वो उनकी तरफ कोई अतिरिक्त प्रेम भाव से उमड़ पड़े। तो मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि 2024 रिपीट ना हो। मैं थोड़ा सा संशोधन आपकी बात में ये करना चाहूँगा कि 178 सीट्स पर समाजवादी पार्टी अकेले थी आगे विधानसभा के क्षेत्रों में, जबकि हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो 18 सीटें लड़ रहे थे और कई क्षेत्र उसमें ऐसे हैं कि उनकी बढ़त ज़्यादातर क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की बढ़त के रूप में देखी जानी चाहिए। इस प्रकार गठबंधन मिला करके हम करीब 225 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे थे। मैं समझता हूं कि इसको और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस 24 के बाद से 27 आते आते भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और नीचे जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में जापान और सिंगापुर का टूर कर रहे हैं जी, और सिंगापुर में उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया और मैं उनको कोट कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था। अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहाँ की पहचान बन गई थी। अब ये पहली बारी नहीं है कि मुख्यमंत्री इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप
वो समाजवादी पार्टी पर हमला करते हैं तो वो इसी तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और एक जो नैरेटिव उन्होंने जो बनाया है कि सपा जो है असुरक्षित, अराजकता की पार्टी है, असुरक्षा की पार्टी है, तो आप इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे कि आप बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने वाली? देखिए, काउंटर तो 2024 में हो चुका है, तब भी वो यही बात कहते थे। और चूंकि वो हमारे विरोधी हैं, हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि हमारे बारे में वो अपने मर्जी से जो भी आरोप लगाना चाहें लगाएं। लेकिन इस बार उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने स्थान गलत चुन लिया। भारत में रह कर के वो ऐसे आरोप लगाते थे तो उसमें किसी को कोई एतराज़ उनसे नहीं होता था। लेकिन विदेश में अगर जा कर के कोई विपक्ष का नेता या कार्यकर्ता कोई ऐसी बात कह देता है तो इनका आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो हाहाकार मचा देता है। लेकिन अब योगी ने विदेश में जाकर के भारत के बारे में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां चुनाव होने जा रहा है, वहां के बारे में ऐसी छवि प्रस्तुत की है, तो मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए कि वो कहाँ बोल रहे हैं। उनकी आदत है समाजवादी पार्टी पर ऊल जलूल आरोप लगाना, और उनके आरोपों को कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने सीरियस लिया हो। अब उसी जो उनका जो टूर है उसी के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि वो सिंगापुर, जापान से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, और जल्द ही उत्तर प्रदेश जो है जापान और सिंगापुर, जापान के कई शहरों के मुकाबले मतलब उसी तरह से बन जाएगा। आपका जेवर एयरपोर्ट में नया टाउनशिप आएगा, और भी कई लंबी सूची है। जी। तो अगर उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ रहा है, तब एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है? देखिए, खुद तो कुछ दे नहीं पाते उत्तर प्रदेश की जनता को, न रोज़गार दे पा रहे हैं, न शिक्षा सही तरीके से दे पा रहे हैं, और विदेशी निवेश के सहारे सुनहरा ख्वाब उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखा रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी खुद गए हैं। इससे पहले अपने मंत्रियों को भेज करके दूसरे देशों में इन्होंने रोड शो किए थे, अगर आपको याद हो। जैसे सिंगापुर की या जापान की सड़कों पर घूमने वाले लोग जो हैं, इनके मंत्री को खुली जीप में खड़ा देख करके वो इन्वेस्टमेंट ले करके उत्तर प्रदेश की तरफ को दौड़ करके आ जाएंगे। तो इस तरीके की अहमकाना हरकतें, बेवकूफ़ी भरी हरकतें ये करते रहे हैं। इससे पहले 2 बार 2018 में और 2023 में इन्होंने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स मीट उत्तर प्रदेश के अंदर की थी, और दावा किया गया था पता नहीं कई हज़ार करोड़ रुपए जो हैं वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे। विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेशी भी और एनआरआई भी, वो आकर के यहाँ करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जितने एमओयू साइन हुए थे, उनका सिर्फ 37% जो है उस पर काम आगे हुआ है, और 12% जो हैं वो धरातल पर उतरे हैं उन 2 इन्वेस्टर्स मीट में। मैं आपको ढूंढ करके आंकड़ा फिर कभी दे दूंगा, लेकिन 37 और 12%। और पिछले दिनों में गुजरात में जो एमओयू साइन हुए हैं वो 65 से 70% तक धरातल पर उतरे हैं। तो विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो उत्तर प्रदेश की बजाय गुजरात में ज़्यादा जाता है। ये योगी जी को समझना चाहिए कि उन्हें जो है दिल्ली वालों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, गुजरात वालों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। जी, तो सर अब वापस समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस पर आते हैं। आपके 108 ऐसी सीटें मानी जाती हैं जिसमें कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आप लोग वो सीटें एक भी बारी नहीं जीते हैं, और ये
इनमें से काफ़ी जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, इस सूची की कई सीटें जहां से आप भी आते हैं। तो इस बारी की क्या रणनीति है इस फिगर को कम करने की? 108 सीटें 403 सीटों में लगभग 27% होती हैं, और उत्तर प्रदेश में आप इसे उल्टा करके कहिए कि 73% सीटें ऐसी हैं, 73%, जो समाजवादी पार्टी या तो लगातार जीतती रही है या एक बार छोड़ करके एक बार जीतती रही है। पर्सपेक्टिव का तो हाँ, पर्सपेक्टिव का फर्क है। गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, उस तरीके से देखने की जरूरत है। तो हमारी जो मजबूती है वो 73% सीटों पर है, और सरकार बनाने के लिए 50% सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन जो सीटें हमारी कमज़ोर हैं ये हम भी जानते हैं। आपको तो ये आंकड़ा अब मिला है, लेकिन हमने इस पर काम 2024 के चुनाव से पहले ही शुरू कर दिया था। और मैं समझता हूं कि 2024 के चुनाव में इन 108 सीटों में से कई सीटें, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त नहीं मालूम है, मैं चेक करके बताऊंगा, कई सीटें हम अच्छे तरीके से, अच्छी रिजल्ट के साथ हम जीते थे। उत्तर प्रदेश में काफ़ी छोटी छोटी पार्टियां भी मौजूद हैं, और आप लोगों के साथ भी काफ़ी छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी भी हुई हैं। बट एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और AIMM, जो अभी से नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की। और उनके आने से बिहार में, जैसे हम आपके पड़ोसी प्रदेश में हमने देखा कि काफ़ी एक सेटबैक, मतलब उनके आने से, उनकी मौजूदगी से इंडिया ब्लॉक को वहाँ पे बिहार पे सेटबैक हुआ, लिमिटेड हुआ बट हुआ। तो क्या उत्तर प्रदेश में उसका क्या, उनकी पार्टी का या उनकी मौजूदगी का क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और इसमें जो पार्टी चुनाव आयोग से जिसे मान्यता मिली हुई है या उसका रजिस्ट्रेशन है, वो हर जगह चुनाव लड़ सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो उत्तर प्रदेश में प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली है। पिछले विधानसभा के चुनावों में भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया था, लेकिन एक भी जगह पर वो अपनी जमानत बचा नहीं पाए थे। रहा बिहार का सवाल, तो ये मीडिया थोड़ा एक नैरेटिव या परसेप्शन बनाता है कि उसकी वजह से बिहार में नुकसान हो गया। वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी 5 ही सीटें जीते थे, और शायद एका सीट का हेर फेर हुआ है, वही 5 स्थान वो पिछली बार भी जीते थे, और इस बार भी वो 5 ही स्थानों पर जीते हैं। तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी वहाँ नहीं हुई है। बिहार में जो हार का कारण है वो दूसरा है। वो SIR से शुरू हुआ था, और उसमें व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां करने में भारतीय जनता पार्टी या बिहार का जो रूलिंग अलायंस है वो सफल हो गया था। और मीडिया नैरेटिव ये बनाता है बीजेपी को कि गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के लिए कि बिहार में अगर RJD का गठबंधन हारा है तो वो ओवैसी साहब की वजह से हारा है। तो ये मीडिया का प्रयास है, लेकिन हम तो चूँकि राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं, और हम जानते हैं कि ओवैसी साहब जितना पिछली बार जीते थे इतना ही इस बार जीते हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें आया नहीं है उनकी स्थिति में, और RJD का जो अलायंस हारा है वो SIR का हथियार चलाने में बीजेपी या रूलिंग अलायंस वहाँ कामयाब हो गया था, तो उन्होंने वो चुनाव जीत लिया। SIR क्या आपके लिए भी घातक रहेगा उत्तर प्रदेश में? अगर SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद
उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी इतना ही जल्दी होता जितना बिहार का था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते थे। लेकिन एक तो हमें टाइम मिल गया और दूसरा हमारे सामने बिहार का अनुभव था, हमने उससे भी सीख लिया। तो बीजेपी जिस मकसद के साथ उत्तर प्रदेश में एसआईआर करने चली थी, वो मकसद उसका पूरा होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। उन्होंने कोशिश की थी, वो जानते थे कि जो वोट उनके खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, दलितों के, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, बहुत कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं और उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है, पढ़े लिखे लोगों का सपोर्ट है, अधिकारी ट्रेनिंग शुदा वो सब उनके साथ हैं। इसलिए वो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट कम कर देंगे, दलितों के वोट कम कर देंगे, पिछड़ों के वोट कम कर देंगे। ये उनका उद्देश्य था एसआईआर के माध्यम से। लेकिन इसका उल्टा हुआ, जब ड्राफ्ट रोल आया तो अल्पसंख्यकों ने यानी मुसलमानों ने, दलितों ने और पिछड़ों ने अपने वोट का महत्व समझते हुए अपना इंतज़ाम पक्का करके रखा था। उधर कोई हाय तौबा नहीं हुई और सबसे ज़्यादा जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद छाती कूटी, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब छाती कूट रहे थे। हाय रे मेरे 4 करोड़ कम हो गए, इन 4 करोड़ को ढूंढो। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि अगर 4 करोड़ उनके वोटर कम हो गए बकौल उनके, तो फिर मेरे ख्याल से इस बार तो वो 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे विधानसभा के चुनाव में। अच्छा, तो अगर वो 50 का नहीं पार कर पाएंगे तो फिर आप अपना आंकड़ा देने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल से लड़ाई सीधी है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर वो जितना कम होंगे इतना ही हम बढ़ेंगे। सर, एक बात बताइए, आपका कांग्रेस से अलायंस है और कांग्रेस पे बार बार ये आरोप लगता है कि किसी भी अलायंस में वीकेस्ट लिंक कांग्रेस होता है। तो क्या आप इस बारी फिर से चुनाव में वो बर्डन, कांग्रेस का बर्डन लेके चलेंगे सपा, या इस बारी आप लोगों का विचार बन रहा है कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे? नहीं, अभी तक अकेले लड़ने की कोई बात समाजवादी पार्टी की अंदरूनी बैठकों में या सार्वजनिक रूप से बयानों में कहीं आई नहीं है। हमारे नेता और हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये कहा है कि हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। जो 24 का रिजल्ट है वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि हम उनके साथ रहने में हमें कोई घाटा नहीं था और वो हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल थे, हम उनके साथ कंफर्टेबल थे। तो कोई कारण नहीं है बेवजह कि हम उनसे अलग हों। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं सामने। लेकिन ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अलायंस में बड़ी पार्टी है और हर जगह बड़ी पार्टी की ये जिम्मेदारी होती है कि दूसरे साथियों को सम्मानजनक तरीके से लेकर के साथ चले। उस काम में हम बखूबी महारत रखते हैं। हमने पिछले चुनाव में ये साबित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में फेरबदल की चर्चा हो रही है, काफ़ी स्पेक्यूलेशन चल रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक तीसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लाएं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से कोशिश है कि जो उनका जातीय समीकरण है, जो शायद 2024 में थोड़ा सा हिल गया था, उसको वापस से बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए वो कहीं ना कहीं बातचीत तो एटलीस्ट शुरू कर रहे हैं। अब आप लोगों के साथ, सपा के साथ जो दिक्कत है या आप लोगों का जो चैलेंज है वो ये है कि आप लोगों की परिभाषा जो है वो कहीं ना कहीं एक सीमित हो जाती है कि आप लोग 2 वर्ग की पार्टी है, मुसलमान और यादव। और इस परिभाषा को आपने बदलने की कोशिश भी की, पीडीए का नाम दिया, ब्रांडिंग दिया, कोशिश की है, बट क्या ये कितनी हद तक और ये सफल रही और कितने और आपको, मतलब आपका जर्नी और कितना आगे आपको बढ़ना है इस अब बहुत पहले से मैं
आपको उदाहरण नहीं देता, मैं 2024 का ही जो हमारी अधिकतम सफलता का चुनाव रहा लोकसभा का, मैं उसकी की फिगर्स आपके सामने रख दूँ। हम 37 मेंबर पार्लियामेंट्स हमारे हैं, सांसद हैं, उनमें से 4 मुसलमान हैं और 5 यादव हैं। इतने ही हमने लड़ाए थे, इतने ही हमारे जीते हैं। बाकी जो 28 हैं वो कौन हैं? उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें कुर्मी भी हैं, उसमें कुशवाहा भी हैं, उसमें दलित भी हैं। तो ये नरेशन तो मीडिया का बनाया हुआ नरेशन है, MY वाला। हमने कभी अपने किसी बयान में, हमारे किसी नेता ने, हमारे स्वर्गीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने, और हमारे वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश जी ने, या किसी दूसरे बड़े नेता ने, किसी प्रवक्ता ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम मुसलमानों और यादवों की पार्टी हैं। हम समाजवादी पार्टी हैं। समाज के सभी वर्गों का हमें समर्थन प्राप्त है और सभी वर्गों के हित में हम बात करते हैं। तो ये तो मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है, जिसे बीजेपी वाले लेकर के उड़ते हैं समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है नहीं। मुसलमानों से दुगनी तादाद में हमारे कुर्मी MP हैं, यादवों से 1.5 गुनी तादाद में हमारे कुर्मी MP हैं। तो किस तरीके से, ये तो सिर्फ आरोपित करने वाली बात है। तो सर, अंत में एक कंक्लूजन में हम सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा, इस वक्त ग्राउंड में किस स्थिति में है मौजूद? राजनीतिक रूप से किसका पलड़ा भारी है? और आप तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी के लिए कहेंगे, बट फिर भी एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रूप से अगर हमें आप बता सकें। मैं अगर निष्पक्ष होकर के बात करूं, या आप भी निष्पक्ष होकर के बात करें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान सरकार है और उसका जो सपोर्ट बेस है, वो इस दूसरे टर्म में योगी जी के क्रियाकलापों से बहुत बुरे तरीके से दरक गया है। जो सामाजिक संदर्भ में हम कहें, जो बिरादरियां, जो कम्युनिटीज़, जो जातियां उनके साथ थीं, उनके अंदर घोर बेचैनी है। वो चाहें उच्च वर्ग कही जाने वाली जातियां हों, बड़ी जातियां कही जाने वाली हों, या ऊंची जातियां कही जाने वाली जातियां हों, या पिछड़ी कही जाने वाली जातियां हों। दलित तो उनके साथ कभी बड़े ताकत में था नहीं, लेकिन वो बुरे तरीके से दरका हुआ है। आप फॉलो कीजिए सोशल मीडियाज़ को, उन्हीं के पार्टी के बैकवर्ड लीडर्स किस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के अपर कास्ट लीडर्स किस तरीके से बयान दे रहे हैं। हद तो तब हो गई कि उनके ही MLA ने, उनके ही मंत्री को, जो बड़ा प्रिय मंत्री हैं योगी जी के, उनको रास्ते में घेर लिया। अखबारों में तो अपहरण तक लिखा गया, एब्डक्शन और किडनैपिंग करके लिखा गया, लेकिन हाँ, कई घंटे उन्होंने उनका रास्ता आप बात कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, चरखारी के MLA बृजभूषण राजपूत। उनके पिताजी यहाँ MP थे, बीजेपी से भी, जनता दल से भी। गंगाचरण जी हम लोगों के साथी थे यूथ पॉलिटिक्स के टाइम में, 80 के दशक में, 90 के दशक में। तो उन्होंने जो है अपने मंत्री को ही घेर लिया, और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर तक नल के ज़रिए जल पहुंचाने की, उस योजना की विफलता को लेकर के उन्होंने घेरा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो योजना चल रही है घर घर तक नल पहुंचाने की, तो टंकियां जो हैं वो भ्रष्टाचार के भार से फट कर के गिर रही हैं। कम से कम 10 जगह जो पानी के बड़े टैंक बनाए गए हैं वो टूट टूट करके गिर गए हैं। तो इनका जो बेस वोट है, या जो इनके समर्थक थे, उनके अंदर बहुत बेचैनी है। ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसी और कारण से नहीं, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के ज़िला अधिकारियों को, सभी ज़िला अधिकारियों को एक सर्कुलर भेज करके ये जानना चाहा था
कि ब्राह्मणों पर हथियारों के कितने लाइसेंस है, पता नहीं उनका क्या मकसद था। ये सर्कुलर लखनऊ से गया और हर जिला अधिकारी ने ब्राह्मणों के हथियार गिन करके उत्तर प्रदेश की सरकार को वो डाटा भेजा कि इतने इतने इस जिले में हथियार है। तो जब इस तरीके की हरकतें ऊपर से होंगी तो जाहिर है कि बेस जो है उसके अंदर शंका पैदा होना स्वाभाविक है और वो इन सब कारणों से दरक रहा है। देने को कुछ है नहीं, डिलीवरी सरकार के पास है नहीं, रोजगार पर इन्वेस्टर मीट करते हैं और उसका भी कोई नतीजा निकल करके सामने नहीं आता। पढ़ाई की हालत ये है कि 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में सरकार बंद करने जा रही थी, प्राथमिक विद्यालय। लोगों ने शोर मचाया, उसके बाद भी इन्होंने 19,000 स्कूल या तो मर्ज किए हैं या बंद किए हैं, तो पढ़ाई तक नहीं दे पा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूल प्राइमरी शिक्षा में सरकारी स्कूलों के लगभग बराबर पहुंच चुके, थोड़े ही कम रह गए हैं, 2-4 हजार 5,000 ही कम हैं। बाकी जितने प्राइमरी स्कूल सरकारी हैं इतने ही प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बन गए हैं। तो उनमें बहुत महंगी शिक्षा है और लोग जो हैं यहाँ ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है प्राथमिक शिक्षा का हमारे उत्तर प्रदेश में। इसलिए लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, सभी वर्ग परेशान हैं और उनका जो बेस वर्ग रहा है, जो बेस वोट रहा है या बेस वर्ग रहा है, उन्हें लगता था कि हमारी सरकार है, हमारे लिए कुछ करेगी, हमारी बेहतरी होगी। वो डिलीवरी उन्हें भी नहीं हो पाई। हमारे वाले तो सबर कर लेते हैं, जो विपक्ष के खेमे में लोग हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिनको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें तोड़ने का काम भी इन्होंने किया है। लिहाजा कोई आसार नहीं, कोई हालात नहीं कि ये दोबारा रिपीट हो इस बार। सर एक आखिरी सवाल, मुझे अभी तक याद है लखनऊ में सुबह में जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, सुबह 10 बजे से 10-11 बजे तक सपा के दफ्तर में रौनक थी थोड़ी बहुत, और फिर अचानक से सन्नाटा। जैसे ही रिज़ल्ट्स का रुख बीजेपी की तरफ बदला तो वो सन्नाटा और गहराता गया। ये जो परिस्थिति आप आज की बता रहे हैं कि उनका जो कोर वोटर आपको दरकता हुआ नज़र आ रहा है, उसके क्या आप लोगों का मतलब आप लोग सिर्फ इसी पर ही रिलाई करेंगे जीतने के लिए, या आप लोग ऐसा इस बारी क्या नया कर रहे हैं? क्या आप लोगों का विजन है स्टेट के लिए और किस तरह से आपकी रणनीति में क्या बदलाव है पिछले चुनाव की मुकाबले? मैंने जो उनके बेस के दरकने की बात कही वो आपके सवाल के जवाब में कही थी। हम उसे दरकता हुआ देख करके कोई अपने लिए खुशफहमी का शिकार होना नहीं चाहते। वो एक फैक्ट है जो हमें देखने में नज़र आता है। रहा हमारे सवाल हम क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम समाजवादी पार्टी हैं और आज से नहीं, लोहिया जी के ज़माने से सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का जो ओरिएंटेशन है वो प्रो बैकवर्ड, प्रो दलित और कमज़ोर तबके के लोगों के पक्ष में, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगड़ी जात के हैं, पिछड़ी जात के हैं, उनकी तरफ हमारी पॉलिटिक्स का ओरिएंटेशन, हमारा झुकाव उधर रहा है, रहता है, आज भी है। और उसी को नए रूप में अखिलेश जी ने पीडीए का नाम दिया है, जिसको अलग अलग तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। उसको पीड़ित, दुखी, अपमानित भी कह सकते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं। तो पीडीए जो है वो हमारी राजनीति की धुरी है और हम उस फार्मूले के साथ 2024 में कामयाब हो चुके हैं। रहा सवाल हमारे करने का, तो हम कुछ नया नहीं करेंगे। जो अखिलेश जी ने 2012 से 2017 तक किया था, वैसी ही योजनाएं युवाओं के हक में, अल्पसंख्यकों के हक में, महिलाओं के हक में, बेरोजगारों के हक में और तीव्रता से हम उनको आगे लाएंगे। और आज तक लोग 10 साल हो गए,
आज तक लोग उन योजनाओं को याद करते हैं और बीजेपी के पास अपना बताने का कुछ नहीं है। तो 10 साल पहले जो समाजवादी पार्टी का शासन था उसी के बारे में आलोचना या क्रिटिसिज्म बीजेपी के नेता करते हैं, अपना कुछ नहीं बताते। अखिलेश जी के ज़माने में ऐसा था, अखिलेश जी के ज़माने में ऐसा था। तो अगर वो आलोचना भी करते, मतलब वो तक नहीं भूल पा रहे हैं अखिलेश जी का उस ज़माने का शासन। तो हमने तो बहुत कुछ किया था, हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ किया था। तो हम उन्हीं कार्यक्रमों को उन्हीं वर्गों के हित में और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये हमारा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अभी 1 साल बचा है तो हमारे पास समय है देखने के लिए कि जावेद सर का जो आंकलन है वो कितना सही और कितना गलत निकलता है। थैंक यू सो मच।